नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो सोनिया गांधी ने संसद के अंदर कांग्रेस की कमान संभाल ली है और मानसून सत्र 21 जुलाई से जो शुरू होने वाला है, बड़ा हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष के पास पहले से ही मुद्दों की कमी नहीं थी, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को उस रूप में घेर नहीं पाता था। विपक्ष में एकता भी नहीं बनती थी, फ्लोर मैनेजमेंट में भी गड़बड़ी थी या शिथिलता थी। कई बार हमने देखा कि कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा लगातार उठाया जाना चाहिए, तो ममता और अखिलेश के सांसदों को लगता है कि लग 3-4 दिन उठा लिया, अब उठाए जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें अपने राज्य विशेष के मुद्दे भी तो उठाने हैं और संसद चलेगी तभी तो मुद्दे उठेंगे। लेकिन अब सोनिया गांधी ने कमान सँभाल ली है। ज़ाहिर है कि विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी के ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, लालू यादव के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, ममता बनर्जी के साथ संबंध ठीक हैं, अखिलेश सोनिया गांधी की बात टाल नहीं पाएँगे, शरद पवार भी सोनिया गांधी को बहुत मानते हैं, दोनों नेता एक-दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं और दक्षिण भारत में तो बहुत पहले से ही इंदिरा गांधी से के समय से लेकर ही कांग्रेस के प्रति जनता का वहाँ मोटे तौर पर रुझान रहा है। ऐसे टाइम में कुल मिलाकर जब मुद्दों की बात की जाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के साथ ट्रेड वॉर, जले हुए जो नोट मिले थे जस्टिस वर्मा उनका मामला, शेखर यादव वाला मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का, इसके अलावा महँगाई, बेरोज़गारी जैसी जैसी स्थितियाँ तो हैं ही। सबसे बड़ा इश्यू बिहार का है, जहाँ चुनाव आयोग एसआईआर का यानी गहन समीक्षा कर रहा है वोटर लिस्ट की और उसको लेकर दनादन एक के बाद एक इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो मोदी सरकार शायद सुनना पसंद नहीं करे। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला अलग से पहुँचा हुआ है। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरेबंदी की कोशिश होगी। कांग्रेस के नेताओं की बैठक भी हो रही है और विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बुलाई जाएगी। लीडर ऑफ अपोज़िशन के रूप में राहुल गांधी वहाँ पर होंगे। एलओपी के रूप में राहुल गांधी कई बार संसद के अंदर अपने भाषण के दौरान कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से विपक्ष का नेता नहीं हूँ, मैं समूचे विपक्ष का नेता हूँ और समूचे विपक्ष की वो आवाज़ उठाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर उनका बचाव करते रहे, ममता बनर्जी का नाम लेकर कथित रूप से जो केंद्र सरकार ने पैसा रोक रखा है पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, शिक्षा वाला समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को लेकर ख़ास तौर से उसकी आवाज़ भी वो बुलंद करते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उस ढंग से सहज रूप से ममता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे शरद पवार हो, उनके साथ उस सहज रूप में बात नहीं कर पाते, जो अंदाज़ सोनिया गांधी का है। तो ऐसे में सोनिया गांधी का मोर्चा सँभालने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी को भी लग रहा है कि इस बार मोदी सरकार को घेरने का सबसे सुनहरा, सबसे बढ़िया मौका है और इस मौके को गँवाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम हादसे को लेकर जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, जो सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, वो जनता भी उठा रही है, जनता भी उनके जवाब जानना चाहती है। ये पुलवामा से अलग है, पुलवामा में राष्ट्रभक्ति और ये तमाम चीज़ें जोड़ दी गई थी, राष्ट्रवाद जोड़ दिया गया था, सेना का सम्मान जोड़ दिया गया था बड़ी चतुराई से और कांग्रेस उसमें उलझ गई थी, फँस गई थी। तो कांग्रेस जब भी कोई सवाल पूछती, सबूत माँगती, तो पूरा देश कहता कि आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, गद्दार पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, भारतीय सेना का अपमान कर रहे हो, भारतीय सेना की क्षमता पर आपको यकीन नहीं है जो आप सबूत माँग रहे हो। लेकिन इस बार ऑपरेशन पहलगाम को लेकर चूक हुई, ये बात किरण रिजिजू जी ने मानी और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने भी कहा और उन्होंने कहा कि वाक़ई में बड़ा खुफ़िया चूक हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर था ये और इसकी ज़िम्मेदारी 100% ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कुछ कहा कि एक तस्वीर दिखा दो जहाँ पर भारत का नुकसान पहुँचा हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये 2 बड़े जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक एनएसए
जो सामने आए हैं ये मोदी के बचाव में सामने आए हैं, चुनाव से ये मानसून सत्र से पहले, और अमित शाह के बचाव में सामने आए हैं मानसून सत्र से पहले। तो इसी से पता लगता है कि मोदी सरकार कुछ-कुछ बैकफुट पर नज़र आ रही है और वो अपना घर ठीक करती हुई नज़र आ रही है। संभावित हमले से बचने के लिए पहले से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी गर्दन आगे कर दी है। एनएसए अजीत डोभाल ने भी अपना पक्ष सामने रखकर बचाने की कोशिश की है। लेकिन जनता क्या इससे संतुष्ट हो जाएगी? 85 दिन हो गए पहलगाम वाला हादसा हुए, अभी भी जो 3 या 4 आतंकवादी थे जिन्होंने ये नरसंहार किया, वो पकड़े नहीं जा चुके हैं। हमें ये नहीं मालूम कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में चले गए हैं, हमें ये भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए था। ये सवाल जनता भी जानना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चूँकि भारतीय वायुसेना के और उसके बाद दूसरे सीडीएस भी कह चुके हैं कि भारत को नुकसान हुआ, विमानों का नुकसान हुआ, कितना हुआ, कौन-सा विमान था, राफेल था, सुखोई था, जगुआर था, मिग-29 था, ये पता नहीं लेकिन नुकसान हुआ। तो जनता भी जानना चाहती है कि आखिर नुकसान हुआ तो किस हद तक नुकसान हुआ, कितने जहाज़ों का नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ? तकनीकी कमी की बात भारत के जो सेना के अधिकारी स्वीकार कर चुके हैं, तो क्या चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बड़ा भारी रहने वाला है? इससे निपटने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? अगर सीज़ फायर से पहले भारत बहुत अच्छी स्थिति में था, भारत अपने टारगेट सारे अचीव कर चुका था, तो फिर भारत ने पाकिस्तान का आग्रह या दुखड़ा या गिड़गिड़ाना या गुहार करना क्यों स्वीकार कर लिया? ट्रंप बार-बार 20 बार ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया, ट्रंप ने करवाया, और ये ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि मैंने उनको ट्रेड डील का लालच दिया, व्यापार रोक देने की एक तरह से धमकी दी। ट्रंप अमेरिका और ट्रंप जो हैं वो भारत और पाकिस्तान को हाइफ़ेनेटेड क्यों कर रहे हैं, यानी बराबर की स्थिति में क्यों रख रहे हैं? ये 146 करोड़ भारतीयों का अपमान नहीं है तो क्या है? ये सवाल भी ज़ोर-शोर से उठाए जाने की तैयारी हो रही है, और पहली बार ऐसा होगा कि ये जब सवाल उठेंगे, तो संसद के अंदर ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार भागती है इन सवालों के जवाब देने से या जवाब देती है, और जवाब में कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते, ऑन रिकॉर्ड में चीज़ें आती हैं, आप कोई गलत बयानी नहीं कर सकते। इसी तरह बिहार के अंदर जो आरोप लग रहा है कि 20% मतदाताओं के नाम काटे जाने की साजिश चल रही है, जिसमें गरीब, महादलित, महापिछड़ों, एक्सट्रीम बैकवर्ड और मुसलमानों का वोट है, उसको लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अलग-अलग चैनलों पर जो बीएलओ के इंटरव्यू आ रहे हैं, जो जनता अपने दुख दर्द सामने ला रही है, वो भी हालाँकि मामला चुनाव आयोग का है, लेकिन हर कोई मानकर चल रहा है कि बिना मोदी सरकार की परमिशन के, आज्ञा के, निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग ने एक तरफ़ा ढंग से नहीं की होगी कि 1 महीने के अंदर लगभग 8 करोड़ वोटरों तक पहुँचने की कोशिश की जाए। तो ये बड़े मुद्दे हैं, देखते हैं कि मानसून सत्र में सरकार इससे निपटने का क्या तोड़ लेकर आती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।